हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स 80, 700 एंड 1200। मतलब कि जो नए राज्य आ रहे थे या उनके जो नए साम्राज्य बन रहे थे कब 18th सेंचुरी में, यानी कि जो मेडिवल पीरियड था हमारा, उसमें नए नए राजा आ रहे थे, छोटे छोटे नए नए साम्राज्य बन रहे थे। उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। जो कि ये दौर कब तक चला, 700 AD से लेकर 1200 AD तक, यानी कि लगभग 500 सालों तक। AD मतलब अन्नो डोमिनी, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि मिडिवल पीरियड क्या होता है। मिडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक था, ठीक है। कब से लेके 8 से लेके 18th सेंचुरी तक, ठीक। अब इस चैप्टर में उसी में ये 1000 साल का था ये मिडिवल पीरियड, उसी में से 500 साल निकाल के बताया गया कि उन 500 सालों में कौन कौन से राजा आए और कौन कौन सा उनका साम्राज्य बना। तो पहला जो टॉपिक है, पॉइंट कह रहा है कि जो ये जो पीरियड है, यानी कि जो मिडिवल पीरियड है, वो बहुत पहले शुरू हुआ था। उसी में से कुछ राजा आए थे जो 700 लेके 1200 सालों तक, मतलब कि लगभग 500 सालों तक राज किए थे, ठीक है। द अर्ली मिडिवल पीरियड इंडिया मार्क बाई द राइज ऑफ स्मॉल स्टेट, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स आए, यानी कि राज्य आए भारत में, दोनों में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। जैसे हमारा जो भारत है, यहाँ भी कुछ राजा उभर रहे थे और यहाँ भी कुछ राजा उभर रहे थे। जैसे कि कौन कौन से राजा थे, कुछ उसमें से राजपूत थे, या राजपूत यानी कि जो आप लोग होते हैं, ठीक है। कुछ पलावास थे, ठीक है। ये पलावास चोलास कहाँ पे, साउथ में उभर रहे थे। राष्ट्रकूट थे, ये सारे तीनों लोग राजा थे। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जब भारत का खंडन हुआ, खंडन यानी कि जब भारत को टुकड़ों में बांटा जा रहा था उस समय में, मतलब छोटे छोटे राज्य जो थे, जैसे राजा थे उनका एक सीमित साम्राज्य था, यानी कि एक राज्य था। जितने राजा आ रहे थे अपने अपने भारत को, यानी कि अपने अपने राज्य को खंडन कर रहे थे भारत से। तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था सोसाइटी पे, यानी कि समाज पे, या आर्थिक रूप से, या कल्चर पे, यानी कि संस्कृति पे। भारत की जो संस्कृति थी उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रही थी। कैसे प्रभाव डाल रही थी, देखो, कोई राजा है तो अपना रूल लेके चलेगा, दूसरे का रूल मानेगा नहीं, ठीक है। दूसरा राजा है, कोई दूसरा रूल लेके चलेगा, उसका अलग सिद्धांत होगा। तो इस तरीके से इंडिया में कई सारे राजा उसमें आ रहे थे, मतलब आ रहे थे, यानी कि लड़ के अपना साम्राज्य बना रहे थे छोटा छोटा। जैसे कि राजपूत हो गए, पलवास हो गए, चोलास हो गए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था हमारे सोसाइटी पे, हमारे कल्चर पे, हमारे धर्म पे, ठीक है। ये जितने नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जितने छोटे छोटे किंगडम्स थे सब आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, यानी कि वो उसको मार रहा था और ये उसको मार रहा था। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था भारत का भी और भारत के लोगों का भी। यह डेवलपमेंट काफ़ी कमज़ोर हो गया था इस टाइम पे। कब टाइम पे, 700 से 1200 AD के टाइम पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है। फॉरेन पावर ऑन वन अदर टेम्पर टू ऑक्यूपाई द दिस कंट्री, मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को, यानी कि एक राज्य, मतलब कि एक स्टेट दूसरे राज्य को क्या करना पड़ रहा था, ऑक्यूपाई करना चाह रहा था। द अरब्स, टर्क्स एंड मंगोल्स, ये क्या थे, फॉरेनर्स थे। अरब यानी कि सऊदी अरेबिया वाले, टर्क यानी कि टर्की वाले, मंगोल यानी कि मंगोलिया वाले। द पोर्तुगीज एंड डच, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, ठीक है, एंड द फ्रेंच कैम टू इंडिया एंड एक्सप्लॉइट द कंट्री। सारे लोग भारत में आए उसी समय में और भारत को पूरी तरह से क्या किए, बर्बाद कर दिए थे। यानी कि मैंने पहले बताया कि सोने की चिड़िया थी और ये सोने की चिड़िया से लकड़ी की चिड़िया बना के चले गए। माने कि पूरे का जो सोना वगैरह था, जो भी मिनरल्स थे, वो सारे लेके कहाँ गए, चले गए अपने देश में। कौन कौन थे, अरेबियंस थे, टर्की थे, मंगोलियन थे, पुर्तगीज़ थे, डच के लोग थे, ठीक है, इंग्लिश के यानी कि अंग्रेज लोग थे, फ्रेंच लोग थे, सारे इंडिया आए और इंडिया का कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिए, ठीक है। और किसकी वजह से बर्बाद हुआ, इंडिया के जो राजा थे उस समय, छोटे छोटे राजा थे, उन राजाओं के साथ मिल के दूसरे राजा को हरा देते थे, और जो राजा हारता था उसका पूरा संपत्ति हड़प कर लेते थे लोग। इस तरीके से जो अंग्रेज थे काफ़ी होशियार थे, ठीक है, और यहाँ के जो राजा थे बेवकूफ़ थे। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा इंडिया एक्सप्लॉइट हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया उस समय में। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि राजनीतिक रूप से डेवलपमेंट क्या हुआ, विकास क्या हुआ। विकास का मतलब कुछ नहीं हुआ। देखिए 700 लेके 1200 AD तक क्या हुआ, ये 5 सेंचुरी मतलब कि 500 साल, एक सेंचुरी में 100 साल होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब भारत में काफ़ी ज़्यादा उस समय मतलब लड़ाई हो रही थी एक राजा के दूसरे राजा के बीच में, मतलब वन स्टेट फाइटिंग विद अनदर स्टेट, यानी कि जो एक राज्य था, यानी कि जो जैसे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का जो राजा था वो किससे लड़ रहा था, राजस्थान वाले राजा से। फिर ये जो मध्य प्रदेश है ये किससे लड़ रहा था, महाराष्ट्र वाले से। इस तरीके से ये सब आपस में लड़ रहे थे, जिसके वजह का क्या कौन फ़ायदा उठाया, अंग्रेज, यानी कि ये लोग, टर्की वाले लोग, मंगोलिया लोग, फ्रेंच लोग, इंग्लिश लोग, यानी कि अंग्रेजी यूरोपियंस आए और इन राजाओं का जो राजा कमज़ोर था उसके साथ मिलकर जो खतरनाक वाले राजा थे, यानी कि जो पावरफुल राजा थे, उनको हरा देते थे। जिसकी वजह से जो कमज़ोर राजा था इनकी एक तरह से गुलाम बन जाता था अंग्रेज़ों का। तो इस तरीके से वो लोग काम करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाए कौन, अंग्रेज, इन राजाओं का। इसीलिए कहा जाता है कि जो राजा थे काफ़ी बेवकूफ़ थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो गया, यानी कि बर्बाद हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द गुजारा पथिरानास। ये लोग कौन थे, देखते हैं। तो इसका पॉइंट में देखते हैं, कह रहा है कि द प्रतिहारास जो थे, ठीक है, वो रूल कर रहे थे अवंती। अवंती कहाँ है, एक राजस्थान में एक जगह है, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग राज कर रहे थे,
ये 8वीं सेंचुरी में, यानी कि जब सातवां जब 700 AD चल रहा था, यानी कि शुरुआती दौर में, मिडिवल पीरियड के शुरुआती दौर में, ना ये स्टार्टिंग में ही ये लोग राज कर रहे थे राजस्थान के एरिया पे। कोई राजा रहा होगा प्रतिहाराज करके, गुजारा प्रतिहाराज एक राजा था जो कि राजस्थान में राज कर रहा था। तीनों ये पहले थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और इन्होंने हराया था किसको? अरब्स लोगों को, यानी कि फॉरेन लोगों को, ठीक है। डिफीट किया था मिलकांस को, या फॉरेनर कह सकते हैं। फॉरेन मतलब कि विदेशी थे। कौन? अरब तो देश के थे नहीं, अपने देश के बाहर से आए थे, सॉरी अरेबिया से आए थे। तो ये इनको मतलब ये लोग उनको हराए थे। कौन लोग? गुजारा प्रतिहाराज ने, ठीक है। ये कहाँ के राजा थे? राजस्थान के राजा थे। तो ये पहली बार मतलब कि मीडिवल की स्टार्टिंग में ये लोग थे, ठीक है। साफ साफ दिया है कि ये बिगनिंग ऑफ 8th सेंचुरी, यानी कि जब 8वीं शताब्दी शुरू हुआ, जब मिडिवल पीरियड शुरू हुआ, तभी ये लोग राजा बने थे राजस्थान के, और इनको हराया था। किसको हराया था? अरब के लोगों ने, मतलब अरब के लोगों को इन्होंने हराया था। ग्रेट रुलर ऑफ डायनेस्टी, ही इवन डिफीटेड द अरब एंड सिंध। जो मतलब अरब के जो वहाँ के लोग थे, या सिंध के जो लोग थे जो भारत में आए थे लूटने के लिए, इन लोगों ने, गुजारा प्रतिहाराज ने हराया था उनको, ठीक है। ये जो हमारा डायनेस्टी था गुजारा प्रतिहाराज, यहाँ के दो मेन राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिसका नाम था मिहिर भोजा और राजा भोजा। ये दोनों एक ही राजा का थे, मतलब एक ही राजा का अलग अलग नाम था। नहीं होता हर इंसान का दो नाम होता है, आपका भी कोई दो नाम होगा, ठीक है। जैसे आरूस प्रिंस कुछ नाम होगा, तो इससे इस राजा का भी दो नाम था, मतलब मिहिर भोजा या राजा भोजा। तो हो सकता है पूछे कि जो गुजारा प्रतिहाराज है उसका मेन किंग कौन था, या सबसे पावरफुल किंग कौन था? तो राजा भोजा, यानी कि भोज, ठीक है। यही हराया था अरब के लोगों को, ठीक है। हे रूल फ्रॉम AD 836 से लेके 885 तक, यानी कि लगभग ये 50 साल तक ये राज किया था। कौन? राजा भोज। एक गाना भी है तो राजा भोज वाला, ठीक है। तो ये मतलब राज किया था उस राजस्थान पे, जिन्होंने हराया भी था किसको? अरब ऑफ सिंध को, यानी कि अरेबियंस को हराया था। इसके अंडर में दो प्रतिहारा थे। एम्पायर रीच टू द ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया को अपने बढ़ा लिया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। और ये कहाँ पहुँच गया था? कन्नौज तक पहुँच गया था। एंड दस एडेड मच टू हिज ग्लोरी ऑफ टाइम, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा नामी हो गया था उस समय। नामी यानी कि फेमस हो रहा था। कौन? राजा भोज, ठीक है। और किसको हराया था? अरब के। और कब ये आए थे? 836 से लेकर 885 तक, यानी कि मिडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ये जो राजा भोज था ये भक्त था। किसका भक्त? डिवोटी था। किसका? विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का। एंड टू द टाइटल ऑफ, और उसने अपना नाम क्या क्या रखा? आदिवराह रखा, मतलब कि आदिवराह राजा भोज। नहीं, जैसे होता है ना कि हर राजा अपने टाइटल रखता है, तो एक नाम रखता है कि अधिराज, महाराज, तो ऐसे इसने भी नाम रखा था आदिवराह करके। और एक किसका डिवोटी था? विष्णु का डिवोटी, यानी कि भक्त था, ठीक है। इसका एक लड़का हुआ राजा भोज का, जिसका नाम था महेंद्रपला। जब वो मरा, यानी कि राजा भोज जब बूढ़ा हो गया, तो सारा संपत्ति किसको दे दिया? अपने बेटे को, यानी कि महेंद्रपला वन को, ठीक है। इस तरीके से पहले उनका नाम होता था महेंद्रपला वन, समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त टू, ठीक है। इस तरीके से इसका भी नाम, इसके लड़के का नाम था महेंद्रपला वन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करा कि जो राजा भोज था ना, वो अपने मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि पूरे नॉर्थ में, यानी कश्मीर से लेके गुजरात तक, ये कश्मीर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुजरात से, फिर गुजरात से लेके यहाँ तक पूरा साउथ तक, मतलब ये वाला जो पूरा नॉर्थ वाला पार्ट था ये पूरा इसके अंडर में था। सोचो पहले यहाँ पर था राजस्थान में, फिर राजस्थान में पूरा एरिया कनोकट कर लिया, कनोकट यानी कि जीत लिया। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। तो वही यहाँ पर बताया गया कि हिमालय से लेके नॉर्थ में, फिर विंध्यास तक, यानी कि यहाँ तक गुजरात में, ठीक है, फिर वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बे बंगाल तक ये पूरा राज किया था, मतलब कि इसके अंडर में था। लेकिन जब इसका लड़का आया, कौन लड़का? महेंद्रपला वन, जब इसका लड़का हुआ, जब इसको दे दिया अपना साम्राज्य जीतने के बाद, तो ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। कौन? महेंद्रपला, ठीक है। ये कहीं और लीन रहता था, मतलब कि इसको मतलब उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, पावरफुल नहीं था, काफ़ी वीक था उस समय में, ठीक है। तो ये जो जब तक राजा भोज था उतना बना के गया था कि इन्होंने 3 सेंचुरी तक, यानी कि 300 सालों तक राज किया, ठीक है। इस तरीके से महेंद्रपला भी काफ़ी राज कर पाया था उसके अंडर में, यानी कि अपने पिताजी के अंडर में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट राजा था राजा भोज, याद रखिएगा। किसको हराया था? अरेबियंस को। और कब आया था? मिडिवल ऑफ स्टार्टिंग बिगनिंग, यानी कि जो मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में ही आया था, ठीक है। बाद में जब इसका टाइम आ गया, यानी कि जब 300 साल बीत गया, इनका जब राज खत्म हो रहा था, यानी कि कमज़ोर पड़ रहे थे, तो महमूद गजनी था एक, आपने नाम सुना होगा, महमूद गजनी करके, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। तो वो हमला बोल दिया कहाँ पर? कन्नौज पे, जहाँ पर इसका राज था। कब हमला बोला था? 18 या 19 AD में, यानी कि अन्ना डोमिनी में। जब यानी कि 300 साल तक राज कर चुका था, तो उसका किंगडम काफ़ी कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर यानी कि उसके जो लड़के थे, सक्सेसर थे, वो काफ़ी कमज़ोर थे, मतलब पावरफुल नहीं थे उसके जैसे। जिस वजह से महमूद गजनी ने वहाँ पर इन्वेट कर दिया
और वो उसका किंगडम क्या कर दिया, हथियार लिया, अपने अंडर में ले लिया। कौन? महमूद अफ गजनी। कह रहा जो प्रतिहारा था यानी कि जो राजा भोज था जिन्होंने 300 साल तक राज किया पूरे नॉर्थ पे, वो काफ़ी ज़्यादा पैट्रॉन था। पैट्रॉन यानी कि एक तरह से कला को या आर्ट को या क्राफ्ट को पसंद करता था, ठीक है। जिसे कलाकार नहीं होता है या कलाकारी कर सकते हैं, आर्ट क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग यानी कि सीखना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ठीक है। राजा मुंजा वॉज अ गिफ्टेड पोएट विथ वाइल्ड राजा भोज हैड रिटन मेनी बुक्स एंड वेरी सब्जेक्ट एज मेडिसिन। कह रहा एक राजा मुंजा करके एक पोएट था उसका ही, जैसे होता है ना हर राज का एक अपना लेखक होता है या अपना कवि होता है जो राजा को कवि सुनाता है, राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। तो ये राजा मुंजी था, ठीक है। वो राजा भोज के बारे में की किताबें लिखता था, जैसे मेडिसिन लिखा है कि कौन से मेडिसिन अच्छे होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी था, मतलब उसके ही राज में था ये राजा मुंजा, ठीक है, जब राजा भोज रूल कर रहा था। तो मेडिसिन के बारे में वो काफ़ी जानकारी रखता था। कौन? राजा मुंजा। एस्ट्रोनॉमी में, ग्रामर में, रिलीजन में, लिटरेचर में तो काफ़ी ज़्यादा उसको ज्ञान था राजा मुंजा को। द ग्रेट संस्कृत पोएट राजेशेखर रोट काव्य मीमांसा ही अडॉर्न द कोर्ट ऑफ महेंद्रपला। यानी कि एक फेमस पोएट है जो संस्कृत में लिखा गया था, राजेशेखर करके, जिन्होंने किसने लिखा था? कवि अहिंसा ने, ठीक है। फेमस ये था उसके अंडर, यानी कि उसके राज्य में जब राजा भोज था तो उसके अंडर में एक फेमस कविता हुआ था जो संस्कृत भाषा में था, वो था राजशेखर करके, ठीक है। तो जब महेंद्रपला वन राज कर रहा था तो उसी कोर्ट में इसको मतलब सुनाया गया था, ठीक है। ये आता है, ये टॉपिक था किसका? राजा भोज का। नेक्स्ट टॉपिक आता है पल्लास ऑफ बंगाल और बिहार जो राज कर रहे थे, जैसे जो ये इंडिया है यहाँ पर आता है बिहार और बंगाल। तो यहाँ के राजा कौन थे देखते हैं। फिर ये अगला राजा आता है पलास करके, क्या नाम था उसका? पलास। इसने रूल किया बंगाल और बिहार के 2 राज्यों पे, यानी कि जितना बिहार था, ठीक है, बिहार अभी है ना इस समय में, वो पूरा बिहार और वेस्ट बंगाल जो है, ठीक है, उस पर राज किया था लगभग 400 सालों तक, 4th सेंचुरी, यानी कि 400 सालों तक इसने राज किया था। वेस्ट बंगाल वाज देन नोन एज, उस समय पे वेस्ट बंगाल, उसका नाम वेस्ट बंगाल नहीं था, उसका नाम क्या था? गौड़ा था। क्या था? गौड़ा, GAUDA गौड़ा। एंड ईस्ट बंगाल एज वांगा, जो ईस्ट बंगाल था उसका नाम क्या था? वांगा था। भाई नाम अब चेंज हुआ ना, पहले के नाम कुछ और थे, तो बिहार का नाम कुछ और रहा होगा, पाटलिपुत्र शायद था, और ये जो वेस्ट बंगाल था जहाँ पर राज कर रहा था पलास, उसका नाम क्या था? गौड़ा और वांगा, ठीक है। इन द 8th सेंचुरी बंगाल विटनेस एन इंटरनल स्ट्रीफ एंड डिसऑर्डर ऑफ मत्स्याना। कह रहा जो पलास का राजा था उसको कुछ मतलब डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डर यानी कि एक तरह से बीमारी, कुछ पागल वगैरह हो गया था, जिसको मत्स्याना कहा गया है। फिर बाद में एक राजा आया इलेक्शन के द्वारा, मतलब जो वहाँ के लोग थे, यहाँ के जो वहाँ के कॉमन लोग थे, उस राज्य के जो लोग थे, उसने गोपाला का एक तरह का नाम था, गोपाला एक राजा था, उसको किंग बना दिया उन लोगों ने। तो उसको मतलब गोपाला ने काफ़ी मदद किया उस फिर से उस एकजुट करने के लिए, मानी उस बिहार और वेस्ट बंगाल में शांति लाने के लिए, पीस का काम किया था। ही रिस्टोर्ड पीस एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पाला डायनेस्टी, यानी कि उस पाला डायनेस्टी को कायम रखा। किसने? गोपाला ने। और जो पहले राजा उसका क्या राम नाम तो नहीं दिया उसका, पाला लिखा है, तो उसका क्या डिसऑर्डर हो गया था जिसका नाम था मत्स्याना। तो हो सकता है MCQ में आए कि जो पाला का राजा था उसको कौन सा डिसऑर्डर हुआ था, तो मत्स्याना हुआ था। और किसने कमान संभाली थी? गोपाला ने। उसने पूरी राज्य में यानी कि पाला डायनेस्टी को फिर कायम कर दिया, यानी कि फिर से अपना राज्य फैला दिया। किसने? गोपाला किंग ने। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि धर्मपाल और देवपाल ग्रेट रूलर्स थे, यानी कि सबसे मोस्ट पावरफुल थे रूलर्स थे इस डायनेस्टी के। कौन सी डायनेस्टी के? पाल डायनेस्टी के। जैसे होता है ना कि हर डायनेस्टी में एक रूलर होता है, जैसे अभी मैंने बताया उसमें कौन सी डायनेस्टी अभी चल रही थी प्रतिहारास करके, तो उसमें सबसे मोस्ट पावरफुल कौन था? मिहिर या राजा भोज था ना उसमें। इसमें कौन है? धर्मपाल और देवपाल सबसे बड़े यानी कि सबसे महान रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, यानी कि पाला डायनेस्टी के। धर्मपाला जो था वो 700 से लेकर 815 तक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट वॉरियर रहा, यानी कि एक योद्धा रहा। कब से? 700 से लेकर 815 तक लगे, यानी कि 35 साल तक इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। किसने? धर्मपाल ने, अपने राज्य को संभालने के लिए। ही फॉट मेनी सक्सेसफुल वॉर, काफ़ी ज़्यादा वॉर्स को मतलब काफ़ी ज़्यादा युद्ध में वो लड़ा, और काफ़ी ज़्यादा कंट्री को यानी कि स्टेट्स में क्या किया? ऑक्युपाई किया उसने। किसने? धर्मपाल ने। ही वॉज अ बुद्धिस्ट, यानी कि वो बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, ठीक है, और मोनेस्ट्री वगैरह बनवाता था अपने ज़िले में, ठीक है। फिर उसका लड़का आया देवपाल, ठीक है, धर्मपाल एक था, फिर उसका लड़का आया देवपाल। देवपाल क्या था? ये भी काफ़ी पावरफुल था। हु वॉज आल्सो एबल टू रूल, यानी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अभी बताया ना धर्मपाल देवपाल, धर्मपाल उसका पिता था और देवपाल उसका लड़का था। देवपाल ने भी काफ़ी रूल किया। 815 से लेकर 855 तक इन्होंने राज किया, मतलब कि लगभग 4500 साल तक, यानी कि 45 साल तक, ठीक है। उसने तो बस 35 साल तक राज किया धर्मपाला ने, लेकिन इसके लड़के देवपाला ने लगभग 35 साल यानी कि 40-45 साल तक राज किया, और ये भी काफ़ी अच्छा राजा था। ही हम्बल मेनी राजपूत क्लैंस इन नेबरहुड, यानी कि जो अपने आसपास पड़ोसी के जो क्लैंस हो रहे थे, क्लैंस यानी कि जो झगड़े हो रहे थे राजपूत में, उसको इसने सुलटाया यानी कि शांतिपूर्वक बंद किया उस झगड़ों को। किसने? देवपाल ने, उस लड़के ने।
ही वॉज अ पैट्रॉन लर्निंग, इसके भी इसका भी क्या था, ये पैट्रॉन्स लर्निंग, यानी कि इसको भी कला वगैरह पसंद था। ठीक है, हर राजा को कला वगैरह पसंद था। आप चाहे तो बिना एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर जो भी राजा थे उस समय में, चाहे अशोका था, चाहे मौर्य थे, चाहे समुद्रगुप्त थे, चाहे राजा बोस थे, चाहे ये पाला भी थे, सबको आर्ट एंड लिटरेचर सबको पसंद था। तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना के, क्योंकि ये सही होगा आपका। ही बिल्ट अ फेमस महाबोधि टेम्पल इन बोध गया। बोध गया में एक मंदिर है, ठीक है, महाबोधि इसने ही बनवाया था, इसने यानी कि देवपाल ने बनवाया था, जो कि कहाँ पर है, बोध गया में, ये बिहार में है। ठीक है, बिहार का ही राजा था ना ये, तो हो सकता है एमसीक्यू में 1 वर्ड में आया कि पालास ने, जो उसका राजा बेटा था देवपाल, वो बिहार या बोध गया में कौन सा मंदिर बनवाया था, तो महाबोधि करके बनवाया था। ठीक है, बोध गया में है बोधि, यानी कि महाबोधि करके एक टेम्पल बनवाया था। अंडर हिम द पाल डायनेस्टी स्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इन द साउथ इन एशिया। कह रहा कि जब देवपाल राजा बना था, ठीक है, जब उसका लड़का राजा बना था, काफ़ी ज़्यादा मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल में बिजनेस फैल गया था, यानी कि दूसरे कंट्री के लोग आ रहे थे यहाँ पर बिजनेस करने, जिसकी वजह से इसका डायनेस्टी क्या हो रहा था, फल फूल रहा था, यानी कि विकास कर रहा था इसके अंडर में। हिज सक्सेसर वर वेरी वीक रूल, यानी कि जब देवपाल के लड़के हुए, ठीक है, देखो धर्मपाल का लड़का कौन था, देवपाल। जब देवपाल के लड़के हुए तो वो काफ़ी वीक थे, यानी कि कमज़ोर थे, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे इसके लड़के जैसे, इसका पिता जैसे। ठीक है, इसका किंगडम क्या हुआ, धीरे धीरे टूटने लगा। पास ऑन टू द मुस्लिम टूवर्ड द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, यानी कि मुस्लिम उसको क्या कर दिए, हथिया लिए। कोई भी राजा जब कमज़ोर पड़ेगा तो क्या होगा, हथिया। जैसे वो राजा बोस था, जब उसका सक्सेसर यानी कि जब उसका लड़का क्या हुआ, कमज़ोर हुआ, तो महमूद गजनी ने क्या किया, हथिया लिया। वैसे ही यहाँ पर भी जब पालास कमज़ोर हुए तो किसने हथिया लिया, मुस्लिमों ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द पला वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट। देखो ये सब साफ सब हर पॉइंट में, हर राजा के अंदर में यही लिखा हुआ कि जितने भी राजा होते हैं वो ग्रेट पैट्रॉन्स होते हैं, यानी कि भक्त एक तरह से पसंदीदा होते हैं, उनका आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर को पसंद होता है। तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं हर राजा के बारे में, अगर कोई राजा आता है लिखने के लिए जिसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तो आप ये जोड़ सकते हैं। द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला सेकेंड वैली ऑफ नालंदा इन फ्रेम। कह रहा है कि जो ये पालास थे ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, तो इनके लिए मतलब वो मंदिर बनवाए थे विक्रमशिला, जो कहाँ पर है, नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि ये भी बिहार में है। हैड बीन फाउंड बाई धर्मपाला। ठीक है, धर्मपाला ने इसको बनवाया था। नालंदा आल्सो बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस रीजन, यानी कि इस रीजन में भी नालंदा काफ़ी ज़्यादा फेमस था। देखो नालंदा एक यूनिवर्सिटी है, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी होती है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ऐसे ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे, और अभी भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे इसके बारे में जान सकते हैं। अब आते हैं अगले राजा के बारे में, जो कि है राष्ट्रकूट। इन्होंने 750 से लेकर 993 AD तक राज किया। कहाँ पर राज किया, निष्कर्ष जो राष्ट्रकूटाज थे ये डेक्कन में थे। डेक्कन यानी कि जिसे भारत है ना, इसके बीच में ये लाइक करते थे, जहाँ पर पठार है। पठार कहाँ पर है, प्लेट्यू को कहते हैं, हमने सब क्लास 6 में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो जाइए, 1 घंटे नहीं तो वो 30-35 मिनट का वीडियो है, ये 1.2x से देखिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मज़ा आएगा पढ़ने में आपको और ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि जो राष्ट्रकूट थे ये डेक्कन से बिलोंग करते थे, और ये कब आए थे, जब चालुक्यास क्या हुए थे, मतलब उनका जो किंग था हार गया था इनसे, राष्ट्रकूटास से, तो अब ये लोग राज कर रहे थे। कहाँ पर राज कर रहे थे, बीच वाले पार्ट में, यानी कि महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में। ठीक है, वेन प्रतिहारास रूल्ड नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो प्रतिहारास था, यानी कि जो राजा बोस था, ठीक है, जब राज कर रहा था इंडिया में, तो पाला वर रूलिंग ओवर द ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो जिसे ये इंडिया है, ठीक है, इस वाले पार्ट में जो था कौन राज करता, राजा भोज। ठीक है, और इस वाले पार्ट में कौन राजा कर रहा था, ये पालास। उसी वक्त में, उसी टाइम पे राष्ट्रकूट रिमेन सुप्रीम इन द साउथ ऑफ 200 ईयर, यानी कि यहाँ पर वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर राजा बोस था, यहाँ पे पालास थे, उसी टाइम पे यहाँ पे राज कर रहे थे राष्ट्रकूट। कौन थे राष्ट्रकूट, जो इन्होंने 200 सालों तक, यानी कि 200 साल यानी कि 2 सेंचुरी तक राज किया। कहाँ पे, साउथ में। तो वही कह रहा है रूलिंग ओवर ईस्टर्न राष्ट्रकूट रिमेन सुप्रीम इन द साउथ ऑफ 2 ईयर, साउथ में ये लोग राज कर रहे थे 200 सालों तक। दांतीवरम आल्सो नोन एज द डांटी दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी हु रोज टू द पावर इन 753 AD, यानी कि जो ये डायनेस्टी है राष्ट्रकूटा, उसके कुछ राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब अच्छे क्या थे, पावरफुल थे, जिसका नाम था डांटीवरम या डांटी दुर्गा। ठीक है, इन मॉडर्न महाराष्ट्र पहले ही था ना, जहाँ पे लोग राज करते थे, कौन लोग, ये राष्ट्रकूटाज लोग। ठीक है, तो राष्ट्रकूटा लोग कहाँ राज करते थे, यानी कि बीच वाले पार्ट में, यानी साउथ वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृष्णवन गोविंदा III और अमोघवर्षा एंड इंद्रा III वर सम द अदर ग्रेट रूलर ऑफ द डिच डायनेस्टी, यानी कि ये 3 राजा हैं, 3 नहीं 4 राजा हैं जो राष्ट्रकूटा के काफ़ी मतलब पावरफुल राजा थे। पावरफुल यानी कि अपने किंगडम्स को बढ़ा रहे थे उस समय, मतलब कि एक तरह से योद्धा थे ये। कौन, कृष्णावन, ये सब नंबर है, कृष्णावन, गोविंदा III, ठीक है, अमोघ वर्षा, ठीक है, एंड इंद्रा III। ठीक है, तो इस तरीके से राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा इस डायनेस्टी को बढ़ा रहे थे, यानी कि ग्रेट रूलर्स थे। किसके डायनेस्टी के, राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी के।
द राष्ट्रकूटा फॉट अगेंस्ट द चालुक्यास, यानी कि जो राष्ट्रकूटा थे चालुक्यों को हरा के अपनी डायनेस्टी को मतलब आए थे। एंड द पलावा इन द साउथ, और जो पलावा थे वो सबसे नीचे वाले पार्ट को हरा के आए थे, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी भी काफ़ी बड़ी थी जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है, ठीक है। तो इनको हरा के राष्ट्रकूट क्या रहे थे, अपना राज्य फैलाए थे, अपना पावर फैलाए थे। खैर उसी टाइम पे ये तीनों थे, ठीक है, मतलब राजा भोज भी था और ये पलाव भी थे और ये राष्ट्रकूटा भी थे। तो राष्ट्रकूटा से जो राष्ट्रकूटा था इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। किन लोगों से, मतलब ये जो पालास थे और राजा भोज थे, ये लोग काफ़ी इनको परेशान करते थे। किसको, राष्ट्रकूटास को। जैसे राष्ट्रकूटा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना है कि राजा भोज था, तो राजा भोज इन लोगों को परेशान करता था। परेशान यानी कि इनका कंट्री ऑक्यूपाई करने का, यानी कि हड़पने का एक तरह से साजिश करता था बार बार। तो इन लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था रूल करने के लिए। पाला फॉर द कंट्रोल ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज, द राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा डिफीटेड प्रतिहारा किंग वत्सर्जन, बट ही कुड नॉट रिटेन कन्नौज फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज डिस्टर्बेंस ऑफ हिज ओन स्टेट। कह रहा कि लास्ट में, यानी कि जब वो राजा बोस का जो आखिरी सक्सेसर था जो कमज़ोर हो गया था, तो वहाँ पे भाई राजा बोस काफ़ी बड़ा एरिया पर ऑक्यूपाई किया था ना, तो उस एरिया में से एक एरिया इसने जीत लिया था। किसने, राष्ट्रकूटा ने, जिसका नाम था ध्रुवा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा था, ठीक है, उसने जीता था पथिराना के राजा को, यानी कि उसके कुछ एरिया को इसने जीत लिया था। किसने, ध्रुवा ने। ध्रुवा कौन था, राष्ट्रकूटा का एक राजा था, ठीक है। वत्सर्जन, बट ही कुड, मतलब कि वो मतलब उसको जीत लिया था, उसके एरिया को जीत लिया था, लेकिन अपने ही एरिया को हार गया था। जैसे होता ना कि जैसे इस एरिया में रह रहा है वो और इस एरिया से यहाँ पर गया है लड़ने के लिए, तो इस एरिया को जीत लिया लेकिन अपने एरिया को क्या किया, हार गया किसी और राजा से, ठीक है। राष्ट्रकूटास रूल फ्रॉम मोर देन 300 ईयर्स, जो राष्ट्रकूटा भी अभी लगभग 300 सालों तक राज किए, यानी कि इसके बेटे, इसके परदादे, इसके मतलब सब लोग मिला के 300 सालों तक इसने राज किया, ठीक है। ये सब तीनों राजा थे जो कि काफ़ी बड़े बड़े, यानी कि लंबे लंबे समय तक राज किए। सबसे लंबा राज कौन किया था, राजभोज ने, लगभग 500 सालों तक, ठीक है। उसके बाद ये राष्ट्रकूटा 300 सालों तक, फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल वानी की पलास 200 सालों तक, ठीक है। देखो यहाँ भी वही लिखा है कि जो राष्ट्रकूटा है वो भी पैट्रॉन्स थे। पैट्रॉन यानी कि एक तरह से पसंद करते थे आर्ट और लर्निंग को, यानी कि कल्चर या लिटरेचर वगैरह को पसंद करते थे, ठीक है। और उन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसे टेम्पल ऑफ एलोरा कहा जाता है। एलोरा काफ़ी फेमस है इस टाइम पे, तो ये लोग इस राष्ट्रकूटा ने बनवाया था उसको। किसको, एलोरा को, ठीक है, राष्ट्रकूटा ने बनवाया था। हर कोई ना राजा जो है कुछ ना कुछ बनवाता रहता है, तो उसको याद करना जरूरी है। तो वैसे ही राष्ट्रकूटा ने क्या बनवाया था, एलोरा टेम्पल को बनवाया था। तो उस समय में जो राष्ट्रकूटा थे, किसको, देखो राष्ट्रकूटा कौन थे, राजपूत थे। तो राजपूत किसको फॉलो करेंगे, हिंदुज़म को फॉलो कर रहे थे। वैसे ही ये लोग हिंदुज़म को फॉलो कर रहे थे। दे पैट्रोनाइज सविज्म एंड वेस्टर्निज्म एंड आल्सो इनकरेज जैनिज्म, मतलब और भी धर्मों को ये लोग क्या करते थे, प्रमोट करते थे, साथ ही साथ हिंदुज़म को भी फॉलो करते थे। बाकी जो रहता किसको फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज़्म को। देखो जितने भी राजा रहे ना, किसी एक धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन और धर्मों को कभी क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं, ऐसा ही नहीं करते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। देखो कन्नौज एक ऐसा जिला था ना, एक ऐसा राज्य था उस समय पे, यानी कि जो इसको ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि जो इसको जीत जाता है कन्नौज को, यानी कि पूरे गंगा को वैल्यू, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार और पूरा उत्तराखंड को जीत सकता था, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया होता है भारत का, उसमें माना जाता था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी था उस समय पर, ठीक है। तो ये तीनों राजा आपस में लड़ रहे थे उस कन्नौज को हथियाने के लिए। तो वही साफ साफ लिखा है, टू कैप्चर इट मीन कंट्रोल द गंगा वैली, ठीक है। स्ट्रगल मीन्स अमंग पावर ऑफ पल्लवास। तो ये तीनों लोग लगे हुए थे उस कन्नौज को हथियाने में, ठीक है। अब कौन हथिया पाया कौन नहीं हथिया पाया तो ये नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में हायर क्लास में पढ़ें। तो ये कह रहा है कि तीनों पावर्स, यानी कि पलास भी, प्रतिहारास भी और राष्ट्रकूटा भी, तीनों कंट्रोल करने में लगे हुए थे कन्नौज को, ठीक है। कब से, 780 से लेकर 980, क्योंकि कन्नौज ऐसा जिला था या ऐसा जगह था जो सबसे बड़ा एरिया में आता था। फिर नेक्स्ट आता है चामनास, ये भी एक तरह के राजा थे या जो भी थे देखते हैं। तो चामनास थे, ये भी छोटे छोटे मतलब राजा थे जो कि कुछ जगहों पे राज कर रहे थे। कब से, 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी, यानी कि लगभग 200 सालों तक, छोटे छोटे पार्ट में, बहुत बड़े बड़े नहीं। जैसे कि राजस्थान के कुछ पार्ट है जयपुर, ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे ये लोग राज कर रहे थे। जोधपुर में, अजमेर में, मरवार में, मतलब एक राज्य के अंदर भी छोटे से जिले में ये लोग राज कर रहे थे। कौन, चामास, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़े राजा नहीं थे, छोटे छोटे राजा थे जो इन जगहों पर राज कर रहे थे। फिर कह रहा है सम ऑफ द देयर इंपॉर्टेंट फैमिली आर जेलर, नादूर, डोलपुर एक्सेट्रा, बट मोस्टली दे आर एक्टेड एज फ्यूडेटरी ऑफ द प्रतिहारास, परमारास एंड चालुक्यास। कह रहा है कि जो इसके रूलर थे, यानी कि जो जेलर थे नदू और ढोलपुर, एक तरह से ये क्या कर रहे थे, राजा थे वहाँ के, कहाँ के, जोधपुर, जयपुर और अजमेर के। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये काम कर रहे थे किसके लिए, प्रतिहारास के लिए और परमारास के लिए और चालुक्यास के लिए। इन तीनों के लिए जो राजा थे, ठीक है, उनके लिए काम करते थे। लेकिन ऐसे शो करते थे कि जैसे ये राजा है वहाँ के, कहाँ के, राजस्थान के कुछ पार्ट में। राजस्थान के राजा कौन था, राजा भोज था ना। तो ऐसा ही मतलब उन लोग एक तरह से उन लोग के नौकर ही थे ये लोग। कौन, ये ढोलपुर, नंदुला, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसे दिखाते जैसे कि वहाँ के राजा हैं। तो ये लोग चामास थे जो कि दूसरे के नाम पे अपना राज कर रहे थे, ठीक है।
तो वही कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, जो चमास थे ना, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए यानी काफ़ी छोटे समय के लिए लगभग 10-15 साल 20 साल तक ये राज किए दूसरे के नाम पे, यानी कि दूसरे राजा के नाम पे। और ये भी लोग क्या थे, पैट्रॉन्स थे आर्ट एंड लिटरेचर। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको एग्जाम में किसी राजा के बारे में, किसी भी साम्राज्य के बारे में लिखने का आता है, तो बस एक पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा कि ये लोग क्या करते थे, पैट्रॉन्स थे किसके, आर्ट एंड लिटरेचर के। ये आपका पॉइंट 100% सही होगा। जितने भी राजा थे ये लोग ऐसा करते थे। और ये इन्होंने चाहमाज ने काफ़ी खूबसूरत टेम्पल्स बनाए, यानी कि मंदिरें बनाई। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स हैं मुस्लिम इन्वेडर्स के। ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, पहले अपना देखते हैं। कह रहा है उनमें से ये एक रूलर था जिसका नाम था दुर्लभ भरज। क्या नाम था, दुर्लभ भरज। उसने डिफीट किया था गौड़ा को। गौड़ा क्या था, एक जगह था, मतलब पहले का नाम था ना बिहार का या वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल का पहले का नाम क्या था, गौड़ा था। तो वही कह रहा है कि दुर्लभ भरज ने, उसमें से ही एक राजा था चामास में से, जिसने इस गौड़ा को यानी कि वेस्ट बंगाल को हथियाया था, यानी कॉन्कर्ट किया था अपने समय में। अनदर रूलर गोविंद राज, एक और राजा था जिसका नाम था गोविंद राज करके। उसने भी क्या किया था, अटैक किया था सुल्तान ऑफ सिंध। ये कहाँ पर है, वहाँ पर एक रूलर मतलब एक जगह है सुल्तान ऑफ सिंध करके, यानी कि अरबिया जो थे उन लोगों की हराया था। मतलब छोटे छोटे राजा रहे हैं जो छोटे छोटे राजाओं को हराए हैं, और छोटे समय के लिए यानी कि कम समय के, यानी कि 10-15 साल के लिए उन्होंने राज किया है अपने तरफ से, यानी कि अपने राज्य में। तो यही मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था राजा बोस था, पलाश था और राष्ट्रकूटार, ये लोग इंपॉर्टेंट थे। तो ये बस छोटे छोटे राजा थे जो अपने मतलब इन राजाओं के लिए लड़ते थे और छोटे छोटे राज्य को हथियाते थे। मतलब एक तरह से ये लोग तरह से डाकू होते थे, नहीं होते थे पहले के डाकू, चंबल के डाकू, तो इसी तरह से ये लोग होते थे जो दूसरे राज्य में जाके छोटे छोटे एरिया को हथियाते थे। नेक्स्ट देखते हैं राजपूत। तो जो राजपूत थे, ये एक राजा था जिसका नाम था क्या, हर्षवर्धन करके राजा था, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो अभी उसके बारे में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना राजपूत के बारे में। तो ये उसी के एक तरह से मतलब कह सकते हैं लड़के वगैरह थे। कौन, राजपूत। जो हर्षवर्धन जो था वो एक तरह से राजपूत था, जो 647 में राज कर रहा था। कह रहा है उसके मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन के मरने के बाद, जो चाव यानी कि जो दुश्मन थे वो क्या किए थे, इसके कंट्री में आ गए थे और इसके एम्पायर को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे, यानी कि डिसअपियर कर रहे थे। हर्षा एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। क्यों कि हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और इसके मारने के बाद जो राजपूत बचे थे वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, और छोटे छोटे क्या कहता है, राजपूत हुआ कंटिन्यू एट वॉर, यानी कि लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे हर्षवर्धन के मरने के बाद, जिसकी वजह से नए नए राज्य फॉर्म होते थे और नए नए राज्य खत्म हो जाते थे। मतलब कि नए नए जैसे जो राजपूत थे हर्षवर्धन के मरने के बाद लड़ाइयाँ लड़ते थे तो उस राज्य को, उस जिले को जीतते थे, फिर जो दूसरे जिले को हार जाते थे। इस तरीके से लड़ाइयाँ चलती रहती थी और लोग मरते रहते थे। तो वही कह रहा है कि दिस पीरियड फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्ष टू द कन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बाय द मुस्लिम टुवर्ड द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, यानी कि हर्षवर्धन के मरने के बाद ये जो मुस्लिम थे लड़ते थे हारते थे, लड़ते थे हारते थे, लड़ते थे हारते थे, जिसकी वजह से नए नए राज्य मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में रूल आ जाते, फिर वो हार जाते थे, आते थे हार जाते थे। इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ती रहती थी और काफ़ी ज़्यादा लोग मरते रहते थे इस लड़ाइयों में। तो यही सब इतिहास है जो हमें बताता है कि लड़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया। जो टर्की के लोग थे, ये भी फॉरेनर थे, जब भारत में इन्वेजन किए तो क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे कांड हुआ था, देखते हैं। तो कह रहा है पहला पॉइंट, जो पहला अटेम्प्ट था मुस्लिम का जो इंडिया में आए थे मतलब अटैक करने, वो फेल हो गए थे, यानी कि मतलब लड़ते लड़ते मतलब हार गए थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी राजपूतों से, राजपूत इनको बाद में आके हरा ही दिए। लेकिन ये लोग तो चले गए, लेकिन बाद में जब सिंध आए यानी कि टर्कीज वाले आए, वो लोग पता नहीं कैसे इंडिया में आ गए जीतते वक्त, किस तरीके से आए नहीं पता, लेकिन वो इंडिया में क्या किए, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिए, यानी कि एक तरह से अपना जिला या साम्राज्य या एक राज्य स्थापित कर दिए थे लड़के टर्की वालों ने। कब किया था, 30वीं सेंचुरी में, यानी कि 13वीं शताब्दी में। ठीक है, The talks were reality the feudatory of the caliphs, but when the latter become very weak। कह रहा है शुरुआत में ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, कौन, टर्की वाले, लेकिन बाद में ये लोग क्या किए, कमज़ोर हो गए। जब हमारे देश के नए नए जो राजा आ रहे थे, पावरफुल राजा आ रहे थे, राजपूत आ रहे थे, तो उन लोगों ने मतलब इनसे लड़ के क्या किया, इनको हरा दिया और अपना फिर से एक तरह से डिग्निटी यानी कि एक तरह से इज्जत अपना फिर से वापस लिया। किससे, इन टर्की वालों से। मतलब शुरुआत में टर्की का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, फिर वो बाद में हार के चले गए। इस तरीके से टर्की इन्वेजन था इंडिया का। लोग भी लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग को मारे थे, फिर ये भी लोग हार गए। अब आते हैं गजनी के, महमूद ऑफ गजनी, जिसने किसको हराया था, राजा बोस को हराया था, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया पे राज कर रहा था उस समय में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो महमूद गजनी एक तरह से भी टर्किश था, यानी कि मैंने बताया ना टर्की के लोग आए थे, तो उसका जो राजा था वो महमूद गजनी था। मतलब शुरुआत में आए थे, मैंने कहा कि शुरुआत में आए थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, तो गजनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था शुरुआत में। ठीक है, जो कि राजा बोस को हराया था। तो वही कह रहा है कि महमूद पहला टर्किश था जिसने इन्वेट किया था इंडिया में। कहाँ से, वेस्टर्न साइड में, यानी कि इस वाले पार्ट में, यहाँ से इन्वेट किया था। ठीक है,
पॉइंट बोला है वेस्टर्न नॉर्थ में, यानी कि ऊपर और ईस्ट वाला पार्ट, मतलब अफगानिस्तान की तरफ से आए थे लोग तो वही वहाँ पर इन्वेट किए थे, यानी कि हमला बोले थे। उसने लगभग 25 साल तक राज किया। किसने? इसने मुस्लिम इन्वेटर इनकी महमूद गजनी ने। मैंने बोला ना काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने राज नहीं कर पाया, कि बाद में कमज़ोर हो गए थे। अब पता नहीं कैसे कमज़ोर हो गए थे, लेकिन शुरुआत में ये लोग पावरफुल थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हारते चले गए। ठीक है। ही अटैक इंडिया मेनली टू एक्यूमुलेट वेल्थ, यानी कि वो ज़्यादातर इंडिया में तभी अटैक करता था या युद्ध करता था जब उसको कुछ लूटना होता था। जैसे सोना चांदी इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था भारत में, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो इसलिए वो आया था इसी लालच में। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लूट के ले गया, लेकिन बाद में क्या किया, यहीं पर वो मारा गया राजपूतों के द्वारा। इट वॉज द वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया विच अट्रैक्टेड हिम द मोस्ट। कह रहा वो जब जीता था तो उसको भारत में यह लगा कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा वीक थे, यानी कि जो राजा थे काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ थे, मतलब वो दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर लेते थे, जिसकी वजह से महमूद गजनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ जीतने में राज्यों को। उसने महमूद गजनी ने भारत में लगभग 17 बार अटैक किया था। लिखा ना, ही कैरिड आउट 17 अटैक्स ऑन इंडिया वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक लगातार वो अटैक करते जा रहा था और सोना वगैरह जो भी मतलब खजाना था, वेल्थ था, वो लूटते के चला आया। लेकिन बाद में वो क्या किया, तो मारा गया। लेकिन शुरुआत में उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी भारत में। हिज मेन अटैक वर डायरेक्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ पंजाब। होता है उसका जो मतलब मेन अटैक था, जहाँ पर वो 17 बार अटैक किया था, वो पंजाब में किया था, कांगड़ा में किया था, थानेसार, मथुरा, कन्नौज में। सोचो कन्नौज सबसे पावरफुल था, लोग तीनों राजा हथियाने की कोशिश में थे, उसको भी इसने क्या कर दिया था, हथिया लिया था। ठीक है, किसने? महमूद गजनी ने। ही इवन अटैक सोमनाथ टेम्पल एंड कथीवर एंड प्लंडर इनॉर्मस वेल्थ, यानी कि हर मंदिर में जाकर इसने क्या किया, तबाही मचाया, और मंदिर में जो भी सोना वगैरह रखा रहता था इसने लूट के अपने देश यानी कि टर्की में ले गया। इस तरीके से महमूद गजनी ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा भी था। ये तो वही करा यहाँ पर वीडियो करके दिख रहा होगा कि महमूद गजनी गुजरात एज ही वाज टेम्पर्ड टू कंट्रोल द हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड इन कमोडिटी स्पेशली हॉर्स फ्रॉम द अरेबिया, यानी कि जब उसके मतलब कब्जा कर लिया था, यानी कि 25 सालों तक राज कर रहा था उस राज्य में इन्होंने, यानी कि 25 साल के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर लिया था, यानी कि बिजनेस कर लिया था इंडिया में, और काफ़ी ज़्यादा लूट के ले चला गया था वो अपने देश। कहाँ? टर्की में। तो भी बहुत बड़ा यहाँ कह रहा कि अनडाउटेडली महमूद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंकर ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा मतलब महमूद गजनी भी क्या था, एक तरह से बहुत बड़ा राजा था अपने टाइम पे पूरी दुनिया में, मतलब उस समय में उसे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन वो उसको भी कोई डिफीट भी नहीं किया था। शायद पता नहीं कैसे वो मरा था, यहाँ पर लिखा नहीं है, बस लिखा कि महमूद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कनकरर, यानी कि दुनिया का वो सबसे बड़ा राजा बन गया था उस समय में जब वो इंडिया पे आया था। इंडिया में उस समय इतना सोना भरा था कि जो भी आता था लूट के ले आता था और काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाता था। तो इस तरीके से ये भी इसने भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया महमूद गजनी ने, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिखा है उसके बारे में। ही नेवर सफर्ड अ डिफीट, उसने कभी भी हार को सामना नहीं किया अपने करियर में, यानी कि 25 सालों में। ही वाज आल्सो अ ग्रेट पैट्रन, और देखो यहाँ भी लिखा है वही चीज़, किसने क्या था, ये भी पैट्रन था आर्ट और लिटरेचर का, इसे भी कहानियाँ पसंद थी और आर्ट पसंद था। ये डॉन ऑफ कई कैपिटल गजनी, उसका जो कैपिटल था यानी गजनी का जो कैपिटल था वो क्या था, गजनी ही नाम से था, उसका नाम क्या था, महमूद गजनी। विथ मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, ब्यूटीफुल मॉस्क, म्यूजियम, लाइब्रेरी, यानी कि उसका राज्य था जहाँ पर वो आया था, जहाँ से उसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंगें थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, म्यूजियम था, लाइब्रेरी था, मॉस्क यानी कि जहाँ पर लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, जहाँ पर अपना मस्जिद होता है ना, जहाँ पर लोग पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, वैसे इसका भी था। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो महमूद गजनी अपने राज्य में यहाँ से लूट के जाके वो करता था। गजनी बिकेम द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, जो यानी कि जो यहाँ से लूट के ले आता था वो अपने राज्य में उस खूबसूरती को सजाता था, जिसकी वजह से उसका राज्य काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता था। ही आल्सो पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर लाइक अल्बर्नी एंड फिरदौसी, द लेटर रोड द ग्रेट शनमा, यानी कि उसके राज्य में, यानी कि जब उसका राज चल रहा था 25 सालों में, तो उसके पास दो मतलब बहुत अच्छे क्या थे, स्कॉलर थे। स्कॉलर यानी कि कविता थे, लेखक थे जो काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखते थे। उसमें से एक उन्होंने लिखा है शाहनमा करके, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था उसके टाइम पे। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि उसने जो मतलब वो चाह रहा था कि पूरे भारत में मुस्लिम का राज्य हो, जो कि नहीं हो पाया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जिसने उसने वहाँ पर मुस्लिम पूरे तरह से बैठा दिया था। कहाँ था? पंजाब, जिसने वहाँ जीता था पंजाब था, हरियाणा था, ठीक है, उत्तराखंड था, मतलब इन राज्यों में क्या कर दिया था उसने, पूरी तरह से मुस्लिम का एम्पायर बना दिया था, यानी कि मुस्लिम वहाँ पर रख दिया था। तो इस तरीके से महमूद गजनी ने पूरे भारत को अपनाना चाहा, मतलब पूरे भारत को मुस्लिम राज्य बनाना चाहता है, यानी कि टर्की की तरह, तो जो कि नहीं बना पाया था, बाद में वो हारा गया। लेकिन उसने पंजाब को ऐसे बना गया था अपना एम्पायर, जो कभी भी आके वो इन्वेजन कर सकता था, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर उसमें मुस्लिम थे, मतलब उसके आदमी थे महमूद गजनी के। तो ये था स्टोरी ऑफ महमूद गजनी, जो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लूटा था उसने भारत को। अब आता है नेक्स्ट स्टोरी महमूद घोरी का। यह भी एक तरह से बड़ा राजा था गजनी की तरह।
तो जो अगला है राजा है महमूद गोरी, ये भी क्या था, उसका सक्सेसर था किसका, महमूद गजनी का। यानी कि जब महमूद गजनी का मौत हुआ, यानी कि जब वो मरा, ठीक है, तो उसके बाद उसका सक्सेसर आया महमूद गोरी, उसका ही मतलब उसके ही राज्य का ही आदमी था गोरी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, तबाही मचाया था सेंट्रल एशिया में, और इंडिया पे ये भी बार बार क्या करता है, अटैक कर रहा था, यानी कि मुस्लिम राज्य ये भी बनाना चाह रहा था। जिसने भी काफ़ी 50 सालों तक, यानी कि हाफ सेंचुरी यानी कि 50 साल तक इसने क्या किया, इंडिया पे अटैक करते रहा और कोशिश करते रहा उस पूरे भारत को मुस्लिम राज्य बनाने का, जो भी ये भी क्या हुआ, नाकाम रहा, बाद में नहीं कर पाया था, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, कह रहा बाद में 12वीं शताब्दी में, यानी कि 12th सेंचुरी में महमूद गोरी ने अफगानिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा अपना कब्जा जमा लिया था। अफगानिस्तान जानते ही हैं, पाकिस्तान के जस्ट बगल में है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कब्जा जमा लिया था। उस कब्जे के हिसाब से इंडिया में उसने अटैक किया था। ठीक, कब अटैक किया था, 1175 में। ही इन्वेड मुल्तान एंड कैप्चर्ड इट, उसमें मुल्तान एक जगह है भारत में, ठीक है, नॉर्थ वाली पार्ट में, तो उसने वहाँ पर इन्वेड किया, यानी कि अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया, यानी कि अपने अंडर में ले लिया। कौन, ये महमूद गोरी। देन ही मूव टुवर्ड गुजरात, यानी कि फिर से वो मतलब कि मुल्तान को कन्वर्ट करने के बाद वो गुजरात की तरफ बढ़ा, जहाँ पे राजपूत रूल कर रहे थे। जैसे कौन राजपूत थे, भीमदेव सोलंकी। फॉर्ट ब्रेवली गिविंग हिम अ क्रशिंग डिफीट, यानी कि जब वो गुजरात की तरफ आया तो सोलंकी ने उसे काफ़ी बुरी तरह से हराया। किसको हराया, महमूद गोरी को, जो कि गुजरात में राज कर रहा था। कौन, राजपूत था, इसका नाम था भीमदेव सोलंकी, मतलब उस गोरी को हराया इसने। इन सब्सिक्वेंट ईयर गोरी कन्क्वर्ड पेशावर, सिलकोट एंड पंजाब। कह रहा है जब यहाँ पर हार गया वो, मतलब कि गुजरात में हार गया, तो फिर वो कहाँ भाग गया, अपने पंजाब की ओर, जहाँ पर उसने मुस्लिम राज्य को स्थापित कर लिया था एक राज्य में। तो उसने अगल बगल की जगहों पर, जैसे पेशावर था, सियालकोट था और पंजाब था, वहाँ पर इसने कन्वर्ट किया था, यानी कि डिफीट कर दिया, यानी कि उसका वहाँ का राज्य था। लेकिन गुजरात की तरफ जब आया तो उसको ना सोलंकी ने हरा दिया। फिर कह रहा है इन 1911 में, 1991 में गोरी अटैक पृथ्वीराज, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो थे हमारे भारत के महान लीडर, यानी कि महाराजा माने जाते हैं, उन्होंने इसको हराया था गोरी को काफ़ी बुरी तरह से। ये भी राजपूत थे। द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, पृथ्वीराज डिफीटेड गोरी एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ टारान। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने उस गोरी को हराया था बहुत ही बुरी तरह से। किस राज्य में, मतलब कौन से बैटल में, फर्स्ट बैटल ऑफ तारान। तारान में एक युद्ध हुआ था गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, जहाँ पर पृथ्वीराज ने काफ़ी बुरी तरह से उसको हराया था। वो भाग गया, गोरी स्केप कर गया, यानी कि भाग गया वहाँ से। वाइल मेनी ऑफ सोल्जर वर किल, यानी कि उसके कई सारे जो सोल्जर थे, यानी कि जो सैनिक थे, वो मारे गए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग गया बच के, पता नहीं कैसे भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वीराज ने उनको हराया था। ही कैम अगेन विथ लार्ज आर्मी, वो दोबारा आया, सोचो, भागने के बाद वो दोबारा आया लार्ज आर्मी के साथ, एंड डिफीट पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, यानी कि फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया और वो भाग गया। फिर वो सेकेंड, मतलब दूसरी बार वो आया था, कब, 1992 में, यानी 1991 में वो हारा था। ठीक है, फिर दोबारा 1192 में वो आया, यानी कि 1191 में वो हार के भाग गया था पृथ्वीराज चौहान से। फिर 1192 में उसने आया और पृथ्वीराज को हरा दिया, सोचो। अ लिटिल लेटर ही डिफीट जयचंद ऑफ कन्नौज, कन्नौज में भी उसने अपना पैर दबा दिया था, यानी कि दबदबा बढ़ा दिया था जीत के। गोरी मेड इंडियन टेरिटरीज ऑफ प्रोविंस ऑफ एम्पायर अपॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ गवर्नर, यानी कि जब वो जीत लिया कन्नौज को, तो उसने एक एम्पायर बनाया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से महमूद गोरी भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था महमूद गजनी के बाद, जिसने पृथ्वीराज को सेकेंड बार हराया था, पहली बार में वो खुद हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इंडिया, यानी कि वास्तविक मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो भारत में मुस्लिम को किसने, मतलब मुस्लिम एम्पायर को किसने स्थापित किया था, तो महमूद गजनी तो नहीं कर पाया था, उसका बस सपना था, लेकिन वो साकार किसने किया, मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी जो था काफ़ी जगह जीत के अपने मुस्लिम एम्पायर को खड़ा कर दिया था, तो उसी को क्या कहा जाता है, फाउंडर माना जाता है। तो वही कह रहा है कि द रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इज़ महमूद गोरी। ठीक है, कि उसने ही मतलब मुस्लिम एम्पायर को खड़ा किया था पृथ्वीराज को हरा के। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जो महमूद गोरी था, यानी कि जो अफगानिस्तान जाता था इंडिया को छोड़ के, यानी कि जितना भी पार्ट इंडिया का वो कवर किया था, यानी कि जीता था, उस पार्ट को जब अपने छोड़ के कहाँ जाता था, राजस्थान में जाता था। राजस्थान मैंने कह रहा कि अफगानिस्तान जाता था, तो वहाँ इंडिया में एक अपने गवर्नर को छोड़ जाता था, ताकि वो उसका जो राज्य है वो बना रहे, कहीं दूसरा राजा आके हमला ना कर दे। इस तरीके से महमूद गोरी ने मुस्लिम एम्पायर को खड़ा किया। देखो यहाँ पर दो चीज़ दिया है, कह रहा है कि जो मोहम्मद गजनी था, यानी कि जो इसके अब्बा थे, पिताजी थे महमूद गजनी, ठीक है, उसने उसका अक्ल मेन था कि लूटना भारत को, यानी कि वेल्थ को चुराना, मंदिरों से या कई जगहों से चुराना। ठीक है, उसका मेन मोटिव यही था कि पैसा चुराना, जितना ज़्यादा हो सके सोना चुराना है। जो मोहम्मद गोरी है, इसका मेन इनका क्या था, मुस्लिम एम्पायर को सेटअप करना भारत में। इस तरीके से मोहम्मद गोरी ने अपना काम किया और मोहम्मद गजनी ने अपना काम किया।
नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम प्रहस्त्री एंड लैंड ग्रांट्स, यानी कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लॉ वगैरह रहे हैं उसके टाइम पे। कह रहा है जो महमूद घोरी या महमूद गजनी था, दोनों क्या कर देते, जब उस राज्य में ऑक्यूपाई कर देते, यानी कि जो कंट्रोल करते थे जिस राज्य को, वहाँ पर जो लोग होते थे या किसान जो होते थे या बिजनेसमैन होते थे या जो ट्रेडर्स होते या इंडस्ट्रिस्ट होते थे, उनसे वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, यानी कि अपने लॉ को कायम रखने के लिए। से लॉ यानी कि कानून, जैसे कुछ कानून होते थे ना उस राज्य के, उस राजा के, ताकि उसका जो शासन है वो बना रहे उस राज्य में, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करता था, लोगों से टैक्स लेता था ताकि वो अपना राज्य को क्या कर सके, मतलब बचाए रह सके। और जो मंदिर वगैरह थी उसको तुड़वा को क्या करता था, वहाँ से सोना लूट लेता था और नए मस्जिद बनवाता था। कौन, मोहम्मद घोरी और मोहम्मद गजनी दोनों। इस तरीके से वो लोग अपना काम करते थे टैक्स लेके। द मनी दैट कलेक्टेड वाज नेसेसरी फॉर रनिंग दैट, यानी कि जो पैसा कलेक्ट करता था टैक्स के हिसाब से, उसको कहाँ लगाता था, एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि अपने सैनिकों में। फॉर फाइटिंग वॉर्स, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए और नए नए टेम्पल्स बनाने के लिए, यानी कि टेम्पल्स मंदिर नहीं, मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, मुस्लिम एम्पायर को खड़ा करना चाह रहा था, ठीक है। कौन, दोनों, घोरी और गजनी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन, यानी कि जब मोहम्मद घोरी और मोहम्मद गजनी आए थे भारत में, जब लड़ रहे थे, यानी कि जो कनकड़ कर रहे थे भारत में, लड़ाइयाँ लड़ रही थी, तो उसमें सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा था, यानी कि समाज में क्या असर पड़ रहा था, ठीक है। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, धर्म पे क्या असर पड़ रहा था। तो पहले देखते हैं सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा था। कह रहा है जो राजपूत थे वो अपने कास्ट के लिए मर मुड़ जाते थे, यानी कि जो राजपूत थे ना, जो राजपूत का बैकबोन था, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी थी, वो कौन था, कास्ट सिस्टम था, यानी कि वो अपने जाति को काफ़ी ज़्यादा ऊपर मानते थे राजपूत, ठीक है। उसी की वजह से इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई। अगर कास्ट सिस्टम नहीं रहता, धर्म नहीं रहता भारत में, तो कोई भी ऐसा फॉरेनर या कह सकते हैं कि अंग्रेज वगैरह नहीं हिम्मत था कि आके भारत में राज सके। लेकिन इसी की वजह से, जातिवाद की वजह से ही या धर्म की वजह से ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले गए और भारत में राज करते चले गए, और यहाँ के जितने भी खजाना था लूट के लेके चले गए, ठीक है। तो उसी की वजह से ये लोग क्या करते लगे, मतलब हारते चले गए। तो वही कह रहा है कि जो राजपूत का था वो मेन जिसके लिए वो लड़ते थे वो कास्ट के लिए लड़ते थे, यानी कि अपने धर्म के लिए लड़ते थे, ठीक है। वही जो ब्राह्मण थे, यानी कि जो ब्राह्मण यानी कि सबसे ऊपर थे, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सोसाइटी में कमांड मानते थे, यानी कि उनकी सब सारी बातें सुनी जाती थी, राजा भी उन्हीं की सुनते थे, इसकी ब्राह्मण का। और जो क्षत्रिय होते थे वो रूलर होते, यानी कि राजा होते थे और सोल्डर होते थे। सो जो क्षत्रिय ब्राह्मण के नीचे आते थे उस समय में, यानी कि जो राजा होता था वो ब्राह्मण के छोटा होता था। सोचो उस समय में कितना गलत था। द डे टुक द पार्ट ऑफ द वेलफेयर, यानी कि जो क्षत्रिय थे वो युद्ध में वो भाग लेते थे और लड़ते थे, ठीक है। उनका सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पोजीशन था, यानी कि हाई वैल्यू थी सोसाइटी में, यानी कि समाज में काफ़ी ज़्यादा उनका इज्जत था। द कास्ट सिस्टम प्रिवेंट नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जो कास्ट सिस्टम था नेशनल इंटीग्रेशन को रोकता था, ठीक है। वुमेन ऑक्यूपाइड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन राजपूत सोसाइटी, यानी कि जो राजपूत लोग थे वो औरतों को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते, जो कि सही बात भी है, ठीक है। तो एक काम इनका अच्छा है कि राजपूत जो सोसाइटी थी वो औरतों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देता था। सी कुड चूज हर हस्बैंड इन स्वमनी रामा, यानी कि जो राजपूत थे वो अपने हस्बैंड को, यानी कि जो लड़कियाँ होती थी राजपूत वाली, वो अपने हस्बैंड को अपने हिसाब से चूज करती थी। ऐसा नहीं कि उसके पिता जो चाहें वो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम इससे शादी कर लो और इसी के साथ घर बसा लो, ऐसा नहीं होता था राजपूत सिस्टम में। लड़कियों का पूरा हक था कि जिनका मन करे उसको अपना हस्बैंड बना सकती थी, इस तरीके से उनको आज़ादी थी। शी वॉज गिवन अ हायर एजुकेशन, उनको पढ़ाया जाता था लड़कियों को राजपूत सोसाइटी में। देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम इन द राजपूत सोसाइटी, मतलब पर्दा सिस्टम में यानी कि लड़कियों को इसमें मतलब कोई भी तरह का कशिश नहीं था कि आप लड़कियां हैं और ये काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो जो एक कहानी भी है पद्मावती की, वो राजपूत थी। इस तरीके से जो राजपूत वाले थे वो लड़कियों का यानी कि लेडी को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देते थे ये लोग, ठीक है। और कुछ गलत था तो वो था सिर्फ धर्म के लिए और जात के आधार पर ही लोगों को क्या करना है, लड़ाइयाँ लड़ती नहीं और भारत के लोग क्या हुए, हारते रहे, ठीक है। और तो वही लोग बस अपने मतलब भारत को बचाने के लिए लड़ते, तो काफ़ी ज़्यादा ये सब नहीं होता, बाहर के लोग आके जीत नहीं पाते भारत से। अब होते हैं आर्थिक रूप से, यानी कि देश का क्या कंडीशन था उस समय। कह रहा है उस समय पे जाहिर सी बात सबसे ज़्यादा लोग खेती करते थे, तो वही कह रहा है एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और उसके साथ ही साथ ट्रेड और कॉमर्स यानी कि बिजनेस वगैरह भी फैल रहा था धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं फैल रहा था लेकिन धीरे धीरे फैल रहा था बिजनेस वगैरह भी, ठीक है। स्किल आर्टिस्ट यानी जो आर्टिकल थे, यानी कि जो आर्टिसियन थे, जो कला वगैरह बनाते थे, वो भी ज़्यादा अपने कला को वैसे फेमस हो रहे थे, ठीक है। और इंडिया वॉज अ वेल्थी एंड प्रोस्परस कंट्री, यानी कि जो भारत था उस समय में, आई थिंक 80वीं मेडिवल पीरियड में, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडिया के पास बहुत ज़्यादा भर भर के सोना था, डायमंड थे, ठीक है, कोहिनूर था। इस तरीके से सोने का चिड़िया माना जाता है भारत को उस समय में। इसी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। द पीपल हैड डेवलप्ड गुड नॉलेज ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ इरीगेशन इंक्लूडिंग पर्शियन व्हील इवन बिफोर द कमिंग ऑफ मुस्लिम। कह रहा है जब मुस्लिम नहीं आए थे, यानी कि जब महमूद घोरी या गजनी नहीं आया था,
तो भारत के लोगों को खेती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, यानी कि मतलब एडवांस इक्विपमेंट अप्लाई करते थे खेतों में खेती करने के लिए। कह रहा है कि उन लोग कई तरह के कपड़े भी बनाते थे, जैसे उलन कपड़े बनाते थे, सिल्क के कपड़े बनाते थे, सूती के कपड़े बनाते थे, ठीक है। और मेटल वर्किंग भी होता था, यानी कि जो खेत जोते थे वो लोग वो मेटल का होता था, प्लक्सिया जिसे कहते हैं। इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, एडवांस खेती करते थे इंडिया के लोग। कह रहा है जो अरेबियंस थे, मतलब जो भी आए थे इंडिया में, तो उन्होंने अपने किताब में लिखा कि उस समय में जो भारत था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट यानी कि सामान बेच रहा था। कौन सा सामान बेच रहा था, लकड़ी के सामान बेच रहा था, जैसे चंदन वगैरह की जो लकड़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा थे उस समय में, ठीक है। तो वो बेचता था। सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी थी वो बेचता था। नटमेग एक तरह से होता है वो बेचता था। कैम्फर जो होता है कपूर उसको बेचते थे सब। नारियल बेचते थे, सब्जियां बेचती थी। क्लोव एंड मैनी स्पाइस यानी कि मसाले वगैरह बेचते थे लोग। तो इस तरीके से भारत पूरी तरह से संपन्न था, मतलब अमीरी भी थी, खेती भी होती थी, लकड़ियाँ भी थी, हर तरह से सब कुछ था भारत में। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, लड़ाइयाँ होती गई, वैसे वैसे यहाँ के लोग क्या है, लुटते चले गए। अब आते हैं धर्म पे। धर्म पे क्या असर पड़ा। कह रहा जो राजपूत थे, यानी कि जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे वो लोग किसको फॉलो करते थे, किस धर्म को, हिंदुज़म को, ठीक है। क्या देखिए, जो राजपूत थे वो हिंदू थे और हिंदुज़म को फॉलो करते थे। बाकी जो राजा थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। बुद्धिज़्म यानी कि बुद्ध भगवान को। तो ये लोग हिंदुज़म को फॉलो करते थे। दिस रिलीजन मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर देम, यानी कि जब ये लोग धर्म को मानते थे, जिस धर्म को यानी कि हिंदू जो मानते थे, तो ये धर्म इनको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके गया, यानी कि प्रोग्रेस करवाया, ठीक है। बोथ द सविया एंड वैष्णव सेक्ट वर क्वाइट पॉपुलर, ठीक है। ये दोनों जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए नॉर्थ इंडिया में, मतलब पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे इस राजपूत लोग। द पीपल वर्शिप विष्णु, दुर्गा एंड शिव एंड मेनी अदर गॉडेस एंड गॉड्स, यानी जो राजपूत थे इन तीनों देवताओं के अलावा भी काफ़ी मतलब देवता जो उनको लोग पूजा करते थे, मतलब मेन देवता इन लोग के यही थे, ठीक है। कौन कौन, विष्णु, शिव और दुर्गा। एमसीक्यू में या वन वर्ड में आ सकता है कि जो राजपूत थे किस धर्म को फॉलो करते थे और किस किस देवी देवताओं को फॉलो करते थे, ठीक है। किस किस धर्म को फॉलो करते थे, बस हिंदुज़म को। और किस देवता की पूजा करते थे, विष्णु, शिव और दुर्गा की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट टू द नॉर्थ। किस तरीके से मतलब जो ये भक्ति मूवमेंट था, यानी कि जो वर्शिप था, ठीक है, हिंदुइज्म था, वो कैसे फैला नॉर्थ इंडिया में। कह रहा जिस तरीके से बुद्धिज़्म फैला था पूरी दुनिया में, वैसे ही हिंदुज़म भी क्या हुआ, फैलने लगा। जैसे जब ये लोग इस धर्म को फॉलो करते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लीन हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको शांति मिलती थी, एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि हारमोनी मिलती थी, मतलब उत्साह मिलता था। तो जिससे जो लोग थे जब इसको धर्म को फॉलो करते थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रचारक थे, यानी कि जो इस धर्म को प्रचार करते थे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य में जाके इसके प्रचार करते थे, इस धर्म को, हिंदुज़म को। तो ये भी धीरे धीरे हर राज्य में क्या हुआ, फैलता गया, यानी कि पूरे नॉर्थ में धीरे धीरे फैल गया। तो सबसे पहले जो धर्म था हिंदुज़म कहाँ फैला था, नॉर्थ की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ। फिर धीरे धीरे नॉर्थ में आया, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिज़्म है वो पूरी दुनिया में फैला था, ठीक है। कह रहा हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म के बाद जैनिज्म जो एक धर्म था, ठीक है, ये भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया जितना कि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म होया था, ठीक है। जो बड़े बड़े राजा थे वो हिंदुज़्म को फॉलो करते थे और जो कि इंडिया के जो लोग थे वो हिंदुज़्म को फॉलो करते थे। तो आज भी जो बहुत सारे देशों में, जैसे कि चाइना हो गया, ठीक है, जापान हो गया, और भी कई सारे कंट्री हैं जो बुद्धिज़्म को अभी भी फॉलो करते हैं, बहुत ही हार्डली, यानी कि बहुत ही, जैसे इंडिया में हिंदुज़्म को फॉलो किया जाता है बहुत ही हार्डली, वैसे ही अलग अलग देशों में बुद्धिज़्म को अभी भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।